हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 में और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए टॉपिक में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे, कल हम अनुनाद के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और वो मैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवा चुका हूँ कल। ठीक है ना। आज का लेक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और समझने योग्य पूरी चीज़ है। एक बार अगर आपने ढंग से बोर्ड पर समझ लिया तो मेरी गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलोगे इस टॉपिक को। और यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना भी है। आज के इस लेक्चर में से एक विशेषता गुणांक या बैंड चौड़ाई करके बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है, जिसे एग्जाम में कई बार प्रूफ करवाया गया है। तो फिर आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ध्यान एकदम जैसे मैं कहूं उस तरीके से बोर्ड पर रखना है भाई। ठीक है, तो बिना टाइम बिगाड़े अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। समझिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं कुछ 1-2 डेफिनेशन की बात करना चाहता हूं बच्चों। जैसे कि अनुनादी आवृत्ति आपको कल समझ में आ चुकी है। ऐसी आवृत्ति जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात कैसे हों, आपस में बराबर हों। तो अनुनादी आवृत्ति के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अनुनादी आवृत्ति के बाद बहुत ध्यान से देखना बच्चों, एक नाम तो आता है अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवृत्तियां। कौन कौन से बच्चों? जो हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ेंगे अर्ध शक्ति आवृत्तियां। समझना बहुत ध्यान से। एक एक चीज समझने वाली है, सब आपस में कनेक्ट हैं, तो पूरा ध्यान लगाना बच्चों। एक ग्राफ बनाया गया। सबसे पहले सुनना बात कहां से स्टार्ट होती है। यहां तो ली गई आवृत्ति, एक्स अक्ष पर तो आवृत्ति ली गई और वाई अक्ष पर ली गई धारा। तो अब चूंकि हम प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा की, तो मैं नाम ना भी दूं तो आप तुरंत समझ जाना कि इस अक्ष पर है IRMS। मैंने कहा ना, प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर कोई राशि बिना नाम के आ जाए इसका मतलब वो RMS है। तो हमने एक RLC परिपथ लिया और उस RLC परिपथ में किस किस के मध्य ग्राफ खींचा बच्चों? आवृत्ति और वर्ग माध्य मूल धारा। वर्ग माध्य मूल धारा। तो ग्राफ कुछ कैसा मिला ये देखना। ग्राफ की शकल आपको याद रखनी है। पहले ग्राफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आवृत्ति बढ़ रही है, IRMS बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं IRMS मैक्सिमम हो गया है ना, और उसके बाद ये IRMS कम हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। किस किस के बीच? आवृत्ति और IRMS के बीच। बच्चों ध्यान से देखो, तो धारा का ये मैक्सिमम मान है, मतलब इस जगह पर जो IRMS होगा बच्चों, IRMS वो मैक्सिमम होगा भाई। इससे ऊपर IRMS कहां दिख रहा है बताओ? टॉप मोस्ट बिंदु यही तो है ग्राफ का। और आपको याद होगा बच्चों, क्या मैं इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कह दूं? सोचो, दिमाग लगाओ, कल की बातें। कल आपने क्या कहा था कि अनुनाद की स्थिति में धारा अधिकतम होती है। याद करिए, अनुनादी परिपथ की विशेषताओं का पॉइंट नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है, तो कॉपी खोलकर जरूर देखना है। तो चौथे पॉइंट में मैंने आपको क्या लिखाया था कि अनुनाद की अवस्था में धारा अधिकतम प्रवाहित होती है। ये धारा मैक्सिमम अनुनाद की स्थिति है और अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति।
ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए भाई। आगे बढ़ता हूं। अर्ध शक्ति आवृत्तियां शब्द का मतलब निकालिए बच्चों आप तो। अर्ध शक्ति आवृत्तियां, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसी आवृत्ति जिन पर शक्ति आदि हो जाए। सोचना, अर्ध शक्ति आवृत्तियां वे आवृत्तियां जिन पर शक्ति आदि हो जाए। हाँ या ना? पर बच्चों हमें तो आवृत्ति का संबंध धारा से पता है ग्राफ में। भाई अनुनादी आवृत्ति होती है तो धारा मैक्सिमम होती है। अब मुझे वो आवृत्तियां चाहिए, सुनना, जिन पर शक्ति कैसी हो जाए आदि। P डैश पहले पावर P थी, P/2 हो जाए। अब बताओ मैं धारा में क्या बदलाव करूं कि पावर आदि हो जाए। आपने एक सूत्र पढ़ा है, P बराबर I²R। सुनना, P बराबर I²R। क्वेश्चन बना दिया मैंने, इस सूत्र का उपयोग करना है। पहली पावर P थी, बाद की पावर आदि होनी है। पहले धारा I, जैसे कुछ भी मान लो, I मान लो आप तो बाद में धारा कितनी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो आप देखिए P समानुपाती है I² के। हाँ या ना? सूत्र बनाऊं अगर मैं तो क्या I2/I1 का स्क्वायर बराबर P2/P1 बन जाएगा। 11th क्लास सबने पढ़ी है, सब जानते हैं ये चीजें। यहां से मुझे I2 क्या दिखेगा, पहले वर्गमूल फिर I1 का गुणा, तो I1 अंडर रूट में P2/P1। और अगर इसमें मान जमा के देखा जाए बच्चों तो I2 बराबर I1 कितना है, I अंडर रूट में P2 कितना है बच्चों, P2 P/2, और P1 कितना है, P ने P को मार दिया। तो यहां से जो I2 निकल करके आएगा, देखो I तो ऊपर यही है, 1/√2। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ये सारी बातें क्यों प्रूफ कराई हैं, मैं आपको एक एक बात लॉजिक सहित बताऊंगा। वैसे सब प्रूफ करना कोई ज़रूरी भी नहीं था। मुझे एक बात समझ में आती है ये सब कहानी पढ़ने के बाद कि शक्ति को अदा करना है। हेडिंग कह रही है शक्ति को अदा करो, पर मुझे तो धारा से संबंध देखना है। तो जब बच्चों शक्ति आदि करनी हो ना, तो धारा कितनी करनी पड़ेगी, 1/√2 गुना, 1/√2 गुना करनी होगी। दोबारा पूरी कहानी शॉर्ट में समझाता हूं, सुनना आपको आराम से समझे, समझने का लुत्फ उठाएं। देखो हमने RLC परिपथ के लिए ग्राफ बनाया था बच्चों। ग्राफ किस किस के बीच बनाया है, आवृत्ति और IRMS बोल दो शॉर्ट में आप, है ना, IRMS के बीच में, ठीक है। तो जब ग्राफ ऐसा आया तो मैंने देखा यार ये तो IRMS मैक्सिमम है, तो ये आवृत्ति कितनी हो जाएगी, अनुनादी आवृत्ति। अब हेडिंग क्या कह रही है, अर्ध शक्ति आवृत्ति की शक्ति आदि होनी चाहिए। और बच्चों शक्ति आदि होनी चाहिए, इस बात का सीधा सा मतलब है कि जो करंट है वो कितना होना चाहिए, बताओ देख, 1/√2 गुना। करंट कितना होना चाहिए, 1/√2 गुना। अब बताओ 1/√2 गुना चाहिए, IRMS मैक्सिमम है, IRMS मैक्सिमम है, मतलब मुझे करंट चाहिए IRMS मैक्सिमम का 1/√2 गुना। और 1/√2 आपको पता है ना कितना आता है, 0.707। ये मान लो ये मूल बिंदु है, यहां संख्या है 1, तो 0.707 इससे कुछ नीचे ही तो आएगा, कंफर्म, सीधी सी बात है। 1/√2 1 से छोटा होता है बच्चों। यहां मान लो, यहां करंट कितना मान लिया मैंने, इस जगह पर लिख रहा हूं, देखना, इस जगह पर जो करंट है वो है IRMS मैक्सिमम का 1/√2 गुना। 1/√2 गुना क्यों किया वो समझ में आया ना। आपको शक्ति चाहिए थी आधी, और शक्ति आधी कब होगी, जब धारा, अब चूंकि अब मैक्सिमम मान दिया हुआ है तो मैक्सिमम मान की 1/√2 गुना हो। अब सोचना, अगर मैं थोड़ा डैश डैश लगाऊं तो आपको कितनी आवृत्ति नजर आई, साहब देखो, एक आवृत्ति तो ये आ गई और एक आवृत्ति ये आ गई। इन दोनों ही आवृत्ति पर डैश डैश लगा दो नीचे, एक आवृत्ति तो यहां गई, इसको चलो F1 नाम दे दो, फ्रीक्वेंसी नंबर 1, और एक आवृत्ति अपनी ये आ गई, इसे क्या नाम दे दो आप, F2। हाँ या ना।
आपको एक्स अक्ष पर 3 आवृत्ति नजर आ रही है बच्चों। सबसे पहली आवृत्ति जो है वो है F0। कितनी है? F0। F0 तो कौन सी आवृत्ति है? अनुनादी आवृत्ति। इस पर तो धारा का मान कैसा है? अधिकतम मान है। और बच्चों F0 के दोनों ओर 2 आवृत्ति और नजर आई। कौन कौन सी? F1 और F2। F1 और F2। और इन आवृत्तियों पर धारा का मान, ये समझने योग्य बात है, बार बार काम देगी। कितना है? शिखर मान का 1/√2 गुना। शिखर मान किसका? IRMS का। IRMS मैक्सिमम बटे √2। तो बच्चों इन बिंदुओं पर जब शक्ति की फलावट करूंगा तो कितनी आएगी? आधी। इसीलिए इन बिंदुओं को, इसको नाम A दे दो, इसको नाम B दे दो, कहते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। क्या कहते हैं? अर्ध शक्ति बिंदु। और ये जो आवृत्तियां हैं आपकी F1 और F2, ये कहलाती हैं अर्ध शक्ति आवृत्तियां। क्या कहलाती हैं? अर्ध शक्ति आवृत्तियां। अब ज्यादा इसमें दिमाग में टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, मैं लिखाता हूं एक बार, इसको लिखाने से बात और अच्छी समझ में आएगी। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मेरे साथ में, हेडिंग लगाओ, अर्ध शक्ति आवृत्तियां। अब परिभाषा से तो हमें समझ में आ ही रहा है बच्चों, ऐसी आवृत्तियां जिन पर शक्ति कितनी हो जाए? आधी। और समझा हमने इसे ग्राफ के माध्यम से है। कैसे समझा है? हमने एक ग्राफ बनाया बच्चों, एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया? आवृत्ति ली F, और वाई अक्ष पर हमने IRMS लिया, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये है मूल बिंदु, है ना। और ग्राफ कैसे बनाया? बढ़ता गया, आवृत्ति बढ़ने पर धारा बढ़ती गई, और फिर घट करके इस तरीके का कुछ ग्राफ बन के तैयार हुआ बच्चों। तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम करंट, यही तो है, इससे ऊपर करंट है ही नहीं है। तो ये है बच्चों IRMS का मैक्सिमम मान। और जब धारा मैक्सिमम होती है बच्चों, तो उसके संगत जो आवृत्ति होती है उसे आप कहते हो अनुनादी आवृत्ति। अब यहां समझना, परिभाषा में तो कोई लॉजिक नहीं है, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझिए आप। तो अर्धशक्ति आवृत्तियां कौन से होंगी? शक्ति आदि। और शक्ति आदि करने के लिए धारा कितनी करनी होगी? 1/√2। ये मैंने बड़ा सा प्रूफ करके दिखाया है, जिसकी कि आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप इतना याद रखें, जब शक्ति आदि होगी तो धारा कितनी होगी? 1/√2 गुना। और 1/√2 1 से छोटा होता है, कहीं यहाँ आ जाएगा। इस जगह पर मैंने करंट माना है IRMS मैक्सिमम का 1/√2 गुना। यहाँ से डैश डैश डाल के देखा हमने, एक आवृत्ति ये आ गई और एक आवृत्ति ये आ गई। इस पॉइंट को A नाम दें, इस पॉइंट को B नाम दें। यहाँ से आवृत्ति बन जाएगी F1, और यहाँ से आवृत्ति बन जाएगी F2। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो इन F1 और F2 पर धारा 1/√2 गुना है, शक्ति कितनी है? आधी। इसीलिए इन आवृत्तियों को अर्ध शक्ति आवृत्ति कहा जाता है। आप जरा परिभाषा सुनिए, अर्ध शक्ति आवृत्तियां। पूरा ढंग से लिख दें। देखो, जब यार परिभाषा जैसा ग्राफ शॉर्ट में लिख लो यार, ठीक है ना। लिखो, अनुनादी आवृत्ति के, अनुनादी आवृत्ति जो है ना उसके, तो जो अनुनादी आवृत्ति है ना, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर, अनुनादी आवृत्ति है ना उसके दोनों ओर मिलती है शक्ति आवृत्ति। पहली बात ध्यान रखना, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर ऐसी आवृत्तियां जिन पर विद्युत धारा का मान, कॉमा लगाइए,
अपने शिखर मान का 1/√2 गुना हो। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर ऐसी आवृत्तियां जिन पर विद्युत धारा का मान अपने शिखर मान का 1/√2 गुना हो, कॉमा लगाइए। अर्धशक्ति आवृत्तियां कहलाती हैं। बताओ, बात समझ में आई ना? तो एक बार आप इसे नोट करें। छोटी सी परिभाषा है, समझने में काफ़ी टाइम लगा है, पर बच्चों काम देगी, बेफिक्र रहो। सही है? यहाँ तक जल्दी नोट कर ले रफ्तार में। और अब तो परिभाषा तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आई गई होगी यार। ऐसी आवृत्तियां जहां शक्ति आदि हो जाए, थोड़ा समझा के लिखाने का प्रयास किया है। इसी में एक हेडिंग और नोट कर लो, इसी में नोट कर लो भले से, कौन सी? बैंड चौड़ाई। हेडिंग लगाइएगा, बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई। अब सुनना, बैंड का मतलब वो शादी विवाह वाला बैंड नहीं है भाई ना। सुनो, जैसे आप एफएम सुनते हो ना, एफएम की फुल फॉर्म होती है, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 17 में। तो एफएम कुछ 88 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से स्टार्ट होता है, 108 तक जाता है। तो जो आवृत्तियों का जो गैप है, जैसे मैं अर्धशक्ति आवृत्ति की बात करूं तो कहां से स्टार्ट हुई? F1 से, और कहां तक गई? F2 तक। F1 से कम नहीं और F2 से ज़्यादा नहीं। तो F1 से और F2 तक का जो गैप है ना, ये वाला, पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी है? F1। दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? F2। तो जो F1 से और F2 तक का ये गैप है ना, गैप, इस चीज को कहा जाता है बैंड चौड़ाई। तो परिभाषा बोलनी है तो F1 और F2 का अंतर, और F1 और F2 कौन सी चीजें हैं? अर्धशक्ति आवृत्तियां। क्या है बच्चों? अर्धशक्ति आवृत्तियां। तो बैंड चौड़ाई की परिभाषा है बच्चों, अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतर। समझिएगा, अर्ध शक्ति जो है आपकी F1 और F2, इन आवृत्तियों का जो अंतर है, डिफरेंस जो है, अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतर, कॉमा लगाइए। अब तो बहुत सरल समझ में आ गई होगी। बैंड चौड़ाई कहलाता है। डेफिनेशन सबको समझ में आई कि नहीं आई? कि जो अर्ध शक्ति आवृत्तियां हैं, इनका जो अंतर है, इसे बोलते हैं हम बैंड चौड़ाई। तो अगर हम बैंड चौड़ाई के सूत्र की बात करें बच्चों, बैंड चौड़ाई, तो आपको दो अर्धशक्ति आवृत्ति नजर आ रही होंगी इस डायग्राम में, F1 और F2। ज़्यादा कौन सी है? F2। तो क्यों ना F2 में से F1 माइनस कर दिया जाए, तो बैंड चौड़ाई का सूत्र भी आ गया हमारे पास। बहुत सरल है। दो डेफिनेशन आपको अभी एक झटके में समझ में आ जानी चाहिए। अर्धशक्ति आवृत्तियां, ऐसी आवृत्तियां जिन पर शक्ति आधी हो जाए। बोला बच्चों, ऐसी आवृत्तियां मतलब अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर ऐसी दो आवृत्तियां मिलती हैं। शक्ति आधी से मेरा मतलब धारा कितनी थी? 1/√2 गुना हो जाती है। उन्हें हम अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा है बैंड चौड़ाई के बारे में। तो अर्ध शक्ति आवृत्तियों का जो अंतर है वो बैंड चौड़ाई कहलाता है। अभी बैंड चौड़ाई का एक बहुत बड़ा सूत्र भी प्रूफ करने वाला हूं, पहले परिभाषाओं को क्लियर कर लेता हूं एक बार। इसके बाद नंबर तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्या इंपॉर्टेंट है देखिएगा, नाम आता है विशेषता गुणांक। अगली जो डेफिनेशन है विशेषता गुणांक, अब इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी का केवल इसको क्यू गुणांक भी कहा जाता है, याद रखिए। यस नाम से भी आ जाए कभी कभार।
पूरा नाम तो क्या है? विशेषता गुणांक। जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो विशेषता को बोलते हैं क्वालिटी और गुणांक को बोलेंगे फैक्टर। तो क्यू फैक्टर या क्यू गुणांक भी इसको बोला जा सकता है। अब इसका जो सूत्र है उससे बहुत आसानी से परिभाषा याद रखी जा सकती है। विशेषता गुणांक का सूत्र है क्यू बराबर, मतलब इसका प्रतीक क्या है? क्यू। क्वालिटी से क्यू आया ना, क्यू बराबर ऊपर तो बच्चों अनुनादी आवृत्ति है, F0 क्या है? अनुनादी आवृत्ति है, और नीचे F2 माइनस F1, और F2 माइनस F1 क्या होता है? बैंड चौड़ाई। क्या होता है? बैंड चौड़ाई। तो यहां से परिभाषा सॉरी क्या बनती है? अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात। अब अनुनादी आवृत्ति क्या है ये आप कल पढ़ चुके हो, और बैंड चौड़ाई आज मैंने आपको समझा दी है। दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है विशेषता गुणांक। यहाँ आप चाहो तो इसमें अगर ऊपर नीचे 2 पाई से गुणा कर दूँ, सोचना देगा एक नया सूत्र बना दूँ, तो ये 2 पाई F0, और नीचे गुणा करूँगा तो 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1, और मैंने 2 पाई से गुणा क्यों किया है? ओमेगा बनाने के लिए बच्चों। तो इसको आप ओमेगा नॉट, या मैंने कहा कई किताबों में ये ओमेगा आर भी आ सकता है, क्योंकि इसकी जो अनुनादी आवृत्ति है इसको F0 या FR से भी लिख सकते हैं। और नीचे बन जाएगा बच्चों ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये भी इसका सूत्र हो सकता है। कौन सी बड़ी बात है? दोनों बात एक ही है। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? ऊपर तो है अनुनादी आवृत्ति और नीचे है बैंड चौड़ाई। विशेषता गुणांक की परिभाषा हो जाएगी बच्चों कि अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई का अनुपात। बोलना बच्चों, अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात, कॉमा लगाइएगा, विशेषता गुणांक कहलाता है। इसको भी एक बार नोट कर लें, डेफिनेशन विद फॉर्मूला, इनको भी एक बार नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना भाई, नोट कर लो यहां तक सब। ये तो बात हुई कुछ 2-3 परिभाषाओं की, है ना। अब मैं इनके फॉर्मूले प्रूफ करता हूं बच्चों। दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, चाहे बैंड चौड़ाई निकलवा ले या विशेषता गुणांक ज्ञात करवा ले। लास्ट में एक लाइन में बदलाव करूंगा, इसलिए दोनों की संयुक्त हेडिंग डालते हैं। 2 बार एक जैसी चीज थोड़ी पढ़ सकते हैं आप, पता है ना आपको। तो चाहे सूत्र बैंड चौड़ाई का प्रूफ करवा ले, परिभाषा तो आपको समझ में आई गई होगी ना। बैंड चौड़ाई है अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतर F2 माइनस F1, और चाहे विशेषता गुणांक का सूत्र प्रूफ करवा ले, ठीक है ना। दोनों का एक ही आंसर रहेगा, इसलिए मैं दोनों की संयुक्त हेडिंग डाल रहा हूं। और हेडिंग क्या डाल रहा हूं? हेडिंग लिखो आप मेरे साथ, बैंड चौड़ाई तथा विशेषता गुणांक या क्यू फैक्टर, क्यू गुणांक जो भी आए एग्जाम में, बैंड चौड़ाई और विशेषता गुणांक के व्यंजक, के व्यंजक। अब ये एग्जाम में तो किसी एक नाम से आएगी। अब मैंने दोनों नाम क्यों लिखा है आप समझ जाओगे, या प्रूफ करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल हूबहू एक जैसी दोनों हेडिंग हैं, मुश्किल से लास्ट में एक लाइन का बदलाव आएगा, तो वहां दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे आगे चल के, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, सुनना। अभी मैं एक साइड में छोटा सा ग्राफ बना दूं, क्योंकि मुझे इस ग्राफ में से कई डाटा लेना होगा। छोटा बना रहा हूं, की बार तो है ना। एक्स अक्ष पर हमने क्या ले रखा है?
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति स्मॉल एफ, और बाई अक्ष पर हमने क्या लिया हुआ है, IRMS। अब इनका जो ग्राफ आना है वो कुछ इस तरीके का आना है, ठीक है। यहां डैश 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 डैश, ये है अनुनादी आवृत्ति, और धारा कैसी है इस जगह पर, मैक्सिमम IRMS मैक्सिमम। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस ग्राफ को पूर्णतः डिटेल में आपको खूब बड़ा समझाया भी है। अच्छा, अर्ध शक्ति आवृत्तियों की बात करता हूं बच्चों, तो कुछ पॉइंट नीचे आएगा, 2 पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। इसके संगत आवृत्ति को मैं F1 नाम दूंगा, इसके संगत आवृत्ति को मैं F2 नाम दूंगा। और इस जगह पर धारा कितनी है बच्चों, इस जगह पर धारा है IRMS मैक्सिमम का 1/√2 गुना। यहां तक सबको बात समझ में आई, क्लियर है। अब सुनना, सूत्र प्रूफ कैसे करते हैं। अब भैया आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब तक का पढ़ा हुआ तो हो सकता है कि आप रट भी लो, पर अब यहां से आगे आप रट नहीं पाओगे, इसलिए कहता हूं बहुत ध्यान से देखना, सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं हेडिंग स्टार्ट करता हूं, अर्ध शक्ति बिंदुओं पर। एक ही बार समझाऊंगा भाई, ढंग से देख लेना है ना, दोबारा नहीं समझाऊंगा। अर्ध शक्ति बिंदु कौन कौन से हैं, ए और बी। मैं बात करूं अर्ध शक्ति आवृत्ति कौन कौन सी हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सर F1 और F2 अर्ध शक्ति आवृत्तियां हैं। और मैं कहूं अर्ध शक्ति बिंदु कौन कौन से हैं, ए और बी। बिंदु और आवृत्ति में अंतर समझ में आ रहा है ना। तो मैं बात कर रहा हूं अर्ध शक्ति बिंदुओं पर, यानी कि ए पर और बी पर। तो अर्ध शक्ति बिंदुओं के लिए क्या प्रतिबंध है हमारे पास। भाई देखो, शब्द को सुन के तो सर ऐसा लग रहा है कि शक्ति आदि होगी, पर बच्चों शक्ति नहीं, करंट की फॉर्मेट में बताओ तो बिल्कुल यहां जो आई धारा का मान है, धारा कौन सी है, IRMS। तो अर्ध शक्ति बिंदुओं पर जो IRMS है ना, उसका मान कितना है, ये मान IRMS का जो मैक्सिमम मान होगा उसका 1/√2 गुना है। ये लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए, और ये मैं आपको पिछले आधे घंटे से दिमाग में बैठाने का प्रयास कर रहा हूं, और उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। आप अर्ध शक्ति, दिमाग में यही चीज रखनी है, शक्ति आदि और धारा 1/√2 गुनी। कौन सी धारा, RMS धारा। तो जो IRMS है, अब IRMS का ये I0 नहीं है, एक बात दिमाग में क्लियर कर दूं, I0 तो धारा का शिखर मान है, और IRMS मैक्सिमम RMS धारा का शिखर मान है। RMS का भी तो कोई ना कोई शिखर मान रहा होगा, ठीक है ना। आगे सुनो ध्यान से, मैंने चर्चा स्टार्ट करी है किस चीज को लेकर बच्चों, अर्ध शक्ति बिंदुओं को लेकर। और अर्ध शक्ति बिंदुओं के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि यहां जो धारा है, धारा बोलते ही IRMS, वो मैक्सिमम की 1/√2 गुना है। अब सूत्रों को रिप्लेस करिए, करो भाई साहब, क्या करना है बताओ साहब। IRMS का सूत्र क्या जानते हो बच्चों आप, नॉर्मल सूत्र। अरे नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल देसी तरीका अपनाओ यार। आई का सूत्र क्या जानते हो सर, वो तो लगाया B = IR, I = B/R, I = B/R। IRMS है तो क्या VRMS आएगा ऊपर, तो अपॉन प्रतिबाधा। और मैं बार बार किस सर्किट का नाम ले रहा हूं, कौन से सर्किट पर चर्चा चल रही है। अगर R पर चल रही होगी तो नीचे R आएगा, L परिपथ होगा तो XL आएगा, C परिपथ होगा तो XC आएगा, RL होगा तो ZRL आएगा, RC होगा तो ZRC आएगा। परंतु बच्चों मैं तो RLC परिपथ की बात कर रहा हूं यहां पर। इसका मतलब साफ सीधी सी बात है, नीचे आएगा ZRLC। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई। नॉर्मल IRMS कितना होता है,
दिमाग लगाओ ना अपना यार। सब IRMS तो BRMS बटे जेड होता है, और जेड कौन सा, जिस सर्किट की आप बात कर रहे हो। हम तो RLC सर्किट की बात कर रहे हैं, तो सर RLC सर्किट ही लगा दीजिए। BRMS आ गया साहब, IRMS आ गया आपका BRMS अपॉन जेड RLC। अब यहां देखना, IRMS मैक्सिमम की बात कर रहा है ना। याद करो धारा मैक्सिमम कब होती है, अनुनाद की स्थिति में। तो इसका IRMS निकालने को तो ऊपर तो BRMS ही आएगा, समझना। ये √2 अपनी जगह बैठ जाएगा, पर प्रतिबाधा कितनी आएगी, करंट मैक्सिमम कब होता है, अनुनाद की स्थिति में। और बच्चों याद करो, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है, और न्यूनतम में भी कितना आता है बच्चों, कैपिटल R। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हमने चर्चा स्टार्ट करी अर्धशक्ति बिंदुओं को लेकर। तो जो अर्धशक्ति बिंदु हैं उनकी कंडीशन है कि इन पर धारा शिखर मान की 1/√2 गुना होती है, ठीक है ना भाई। तो IRMS तो हो गया BRMS अपॉन ZRLC, सिंपल था, ये मैक्सिमम था। तो ZRLC मिनिमम कितनी होती है, ये R। कल अनुनाद की अवस्था में सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं बच्चों। BRMS से BRMS कैंसिल हो जाएगा, देखो BRMS से BRMS कैंसिल हो जाएगा, और इनको अगर रिवर्स कर दूं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा कि ZRLC बराबर √2 इंटू R। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। सारे मान जमाओ, सारे मान। ZRLC मैंने कहा अगर कुछ ना कहा जाए, कुछ भी ना कहा जाए, तो आप कौन सा सूत्र यूज करते हो साहब, √ में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और बराबर कितना है, √2R। बताओ यहां तक आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या। मैं तो ये कह रहा हूं अपन तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ लेंगे, पर बच्चों बात स्टेपों की है। ऐसा ना लगे कि सर हमें तो रटना पड़ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये मानना भाई मेरी तो नाक कट जाएगी। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमें रटना पड़ रहा है, तो ये मानना सच बता रहा हूँ कि भाई मेरी तो नाक कट जाएगी। इतना कॉन्सेप्टली पढ़ाने के बाद भी अगर आपको रटना पड़ गया तो फिर तो आपका कोई उपाय नहीं होगा, है ना। अर्धशक्ति आवृत्तियों के बिंदुओं की बात करते हैं। IRMS मैक्सिमम का 1/√2 गुना है। IRMS BRMS अपॉन ZRLC, ये मैक्सिमम था तो मिनिमम R आ गई। BRMS काट दिया बच्चों की तरह, उल्टा कर दिया, मान जमा दिया। करना क्या है आपको साफ दिख रहा है यार, वर्क करना है। ये खुद पुकार कह रहा है कि मेरा वर्क करो, तो ले वर्क कर देते हैं, मरमत। वर्क करते ही रूट हट जाएगा, और ये आएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आएगा बच्चों 2R²। बताओ कहानी समझ में आई क्या नहीं आई। अब इतना ही समझ में आ गया है तो इस R² को उधर ले जाकर उसमें से माइनस कर दो। तो जब ये R² यहां से जाएगा तो यहां बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर R² इधर जाएगा, 2R² में से R² माइनस आएगा तो R²। आंसर। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। अरे आई कि नहीं आई, सबको समझ में आई ना। देखते जाओ एक एक स्टेप, समझते जाओ। अब क्या करना चाहिए आपको दिख रहा है, फिर ये पुकार कह रहा है कि यार दोनों साइड रूट है, वर्गमूल ले ले भाई। तो जब हमने इसका वर्गमूल लिया तो ये आया XL माइनस XC प्लस माइनस R। लिखना मत भूलना बच्चों। जब आप 4 का वर्गमूल लेते हो तो 2 ही उत्तर थोड़ी आता है सर जी, -2 भी आता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस R लिखा। हाँ या ना। थोड़ी कहानी को और आगे बढ़ाएं तो देखो साहब, जो XL है ना उसको आप ω/L लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, और XC को 1/ω/C लिख दें तो कोई टेंशन नहीं होगी हमें। बराबर है प्लस माइनस R। बताइए बच्चों, यहां तक की कहानी सबको समझ में आई। एकदम ढंग से समझें, ढंग से समझते जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। बस एक चीज जो मैंने पिछले आधे घंटे में आपको पढ़ाई है, मैं उसकी सहायता से पूरा डेरिवेशन कर दूंगा कि जो IRMS है अर्धशक्ति बिंदुओं पर
जो धारा है वो IRMS मैक्सिमम की 1/√2 गुना है। बस नॉर्मल जो मुझे बेसिक नॉलेज है मैं उससे चल रहा हूं और मैं यहां तक पहुंच गया। इसको रटने जैसा कोई भी पॉइंट नहीं है। अच्छा, अब अर्धशक्ति आवृत्तियां इसमें देखो 1 1 2 हैं, F1 और F2। आवृत्ति तो 2 हैं, 2 बिंदु हैं A और B, तो सर जी 2 बार बात करनी होगी। देखना, पहले हम बात करें बिंदु A के लिए। बिंदु A के लिए दिमाग लगाना भाई। पहले हम A की बात करेंगे और जब A की बात खत्म हो जाएगी जब हम B के पास चलेंगे। A के पास चलते हैं बच्चों। तो देखो A पर आवृत्ति कुछ और है F1 और B पर आवृत्ति कुछ और है F2, और आवृत्ति से ही तो ओमेगा डिसाइड होता है। तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि ओमेगा बराबर 2πf होता है, आवृत्ति बदलेगी तो ओमेगा भी बदलेगा। सुनना, बिंदु A की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा को लिख सकता हूं मैं ओमेगा 1 L, हाँ या ना, माइनस 1/ओमेगा 1C इज इक्वल टू, अब ये 0 मान लो तो इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, माइनस का R। समीकरण नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया, पहले तब ये देखिए। और जब बिंदु A समझ में आ गया है तो जरा चर्चा बिंदु B के लिए भी करके देख लो साहब। ऐसा करो, B से क्या नाराजगी है, तो B में ओमेगा 1 ना लगा करके आप ओमेगा 2 लगा देना। ये पता है ना 1 और 2 कहां से आ रहे हैं बच्चों, प्लस R। समीकरण नंबर 2, बताओ ये बात समझ में आई क्या नहीं आई। ध्यान से देखिए, आपने एक समीकरण प्रूफ कर लिया, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इज इक्वल टू प्लस माइनस R। और अर्धशक्ति जो बिंदु आप लेके चले हो, मुझे 2 बिंदु नजर आ रहे हैं। कौन कौन से बच्चों, A और B। तो एक बार मैंने A को देखा और एक बार मैंने B को देखा। अब A को देख रहे हैं तो आवृत्ति पहली आवृत्ति है तो ओमेगा भी कोई पहला बन जाएगा, ओमेगा 1 कर दे दोनों जगह पर। और अच्छा 1 2 कहीं भी कर लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है वैसे। खैर, समीकरण 1 और 2 समझ में आ गए ना। सुनो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ के देखो, एक बार जोड़ना है और घटाना है। आप समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को जोड़ें बच्चों, और जोड़ने का तरीका तो आपको आता ही है सर, LHS में LHS और RHS में RHS। जोड़ दो भाई, ऐसा करो, ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C प्लस ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C इज इक्वल टू 0। एक माइनस R और एक प्लस R, और माइनस में प्लस R जोड़ोगे 0 आएगा। अब जैसा कि इन दोनों में से दिख रहा है, आपने L कॉमन लिया और L कॉमन लेने के बाद में क्या नजर आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, हाँ या ना। सुनो सुनो सुनो, इन दोनों पक्षों को उधर ले जाओ। सोचना, इसमें से और इसमें से L कॉमन लिया आपने, यहां से बन गया ओमेगा 1, यहां से बच गया ओमेगा 2। 1/ओमेगा 1C और 1/ओमेगा 2C को उस पक्ष में ले जाओ आप, तो क्या उधर जाकर ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और दिमाग लगाओ, इनमें से 1/C कॉमन भी आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। एक एक स्टेप ध्यान से देखो, मैंने कहा था डेरिवेशन बहुत लंबा जाने वाला है, पर आपको अपना ध्यान और थोड़ा भाई हौसला भी रखना है। तुरंत 1 सेकंड में फिजिक्स ना सीख सकोगे आप, है ना। तो आपने 2 समीकरण बना लिए, 1 1 करके पहला, 2 2 करके दूसरा। एक बार दोनों को जोड़ के देखा आपने, जोड़ के देखा तो L कॉमन आया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। उधर भेजकर 1/C कॉमन आया, 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2। अब आगे देखना भैया, L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/C, और लघुत्तम कितना आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा 1 का भाग दिया तो ओमेगा 2 बार
और ओमेगा 2 का भाग दिया तो ओमेगा 1 बार, हाँ या ना। अब आप दिमाग लगाओगे ना बच्चों तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कर दूं? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कट जाएगा। और देखो इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 को ऊपर ले आऊंगा, एल को कहाँ ले जाऊंगा? नीचे। तो ये टर्म जब ऊपर आएगी तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 और एल नीचे आएगा तो 1/LC। ये समीकरण समझ में आया यहां तक? बताओ समीकरण नंबर, इसको 3 नाम दिया जा सकता है। समीकरण 3 तक सबको क्लियर होना चाहिए। तो आपको इक्वेशन नंबर 3 तक समझ में आ जाना चाहिए। कोई ज़्यादा बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं। अर्थशक्ति आवृत्तियों का पॉइंट लेके चले, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 2 अलग अलग समीकरण बना लेना, एक बार जोड़ना, सिंपल कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ही भाई। ऐसा तो मेरे पास कोई तरीका है ही नहीं है कि आप कैलकुलेशन भी ना करो और आपका एक बहुत बड़ा आंसर भी आ जाए। अब आप ऐसा करो, इनको माइनस करके देखो एक बार। तो अगर आप 1 में से 2 घटाओगे ना बच्चों तो माइनस की प्रॉब्लम रहेगी। देखना आप -r में से r घटाओगे तो -2r आएगा, फिर आपको माइनस एडजस्ट करना होगा। तो क्यों ना समझदारी दिखाएं और समीकरण 2 -1 करके देखें। समीकरण नंबर 2 में से 1 घटा लेना। देखो आप 2 में से 1 घटा रहे होंगे तो r में से जब आप -r घटाओगे ना तो आंसर प्लस का r आएगा आपका, हाँ या ना। बढ़ाओ, चलो आगे बढ़ाओ इस चीज को। देखो LHS में से LHS 2 में से 1 घटाया तो ये कितना है? ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C में से ये घटाऊं तो माइनस ओमेगा 1L और ये घटाऊंगा तो बच्चों प्लस का आ जाएगा 1/ओमेगा 1C। माइनस करते हैं तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा ना भाई। ये नेगेटिव हो गया प्लस का और माइनस का प्लस हो गया। r में से -r जाते ही कितना आ जाएगा बच्चों? उधर 2r। ये आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सब्ट्रैक्शन है। इक्वेशन नंबर 2 में से मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर रहा हूं। अब आप फिर देखो वही कहानी घिसी पिटी हमारी। तो इसमें से अगर मैं l कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से तो कितना बचेगा बच्चों? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आपने जोड़ के भी तो कुछ ऐसे ही किया था। फिर ऐसा करो, प्लस का 1/C कॉमन लो बचे हुए 2 स्टेप में से। इसमें से तो आपने l कॉमन ले लिया तो ये ओमेगा 2 और माइनस ओमेगा 1 हो गया। अब 1/C कॉमन लिया तो पहले स्टेप में से ले लो तो क्या ये 1/ओमेगा 1 हो जाएगा और बच्चों ये -1/ओमेगा 2 हो जाएगा। बराबर में कितना आएगा? 2r। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। l ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/C। अब इनका जो लघुत्तम आएगा वो आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2। 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 है ना, इनका लघुत्तम ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो जब आप ओमेगा 1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? ओमेगा 2 और ओमेगा 2 से दोगे तो क्या बचेगा? ओमेगा 1 और बराबर में क्या बचने वाला है? 2r। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको एकदम बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। अब जैसे ही आपको नीचे ओमेगा 1 ओमेगा 2 दिखा, आपको समीकरण नंबर 3 की याद आनी चाहिए। समीकरण नंबर 3 में क्या है? ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/LC। तो क्यों ना समीकरण नंबर 3 से मान जमा दिया जाए। लिख रहा हूं मैं इस चीज को। समीकरण 3 से मान रखने पर रख दें क्या भाई साहब? इस समीकरण में आप इक्वेशन नंबर 3 से मान जमा दीजिए और 3 में मान है क्या है? ओमेगा 1 ओमेगा 2 का कितना? 1/LC। तो देखना ये तो L ही है, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है। अगर यहाँ 1/LC जमाता हूँ, दिमाग लगाना बच्चों बहुत ज़्यादा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह 1/LC, तो बटे के बटे में होने का कारण LC भाई साहब ऊपर घूम जाएंगे। 1/LC जमाते ही देखना ध्यान से, ऊपर LC तो नीचे C है ही है और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो बच ही गया क्योंकि मान तो आपने ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह जमाया है और बराबर में कितना है? 2r। देखो C से C कट गया।
अब दोनों स्टेप मुझे तो एक जैसे नजर आ रहे हैं, एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 2L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2R। हाँ है ना। और इसे 2 ने 2 को भी मार दिया, इसे 2 ने 2 को भी मार दिया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब जगह नहीं बची है, तो जगह ना होने के कारण आप ऐसा करें, पहले थोड़ा सा इसको नोट करें, बाकी बात आपको पूर्णतः समझ में आनी चाहिए भाई। मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए, है ना। तो आप एक साइड नोट कर लें एक बार, ठीक है, जल्दी करो। चलो, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, जगह की शॉर्टेज क्या, डेरिवेशन इतना लंबा हो गया ना भाई। ठीक है ना, मैं एक साइड इसकी इरेज करता हूं, ये पहला वाला समझ में आ गया ना पूरा? अगर नहीं आए तो भैया वीडियो वापस देख लेना एक बार और, है ना। ये वाला साफ कर देते हैं, देखिए आगे देखिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साहब आपका? यहां हमें बचेगा L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R। 2 से 2 कैंसिल हो गया, L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R। तो यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ गया R अपॉन L। क्लियर है? मैंने कहा था ना 2 हेडिंग है इसमें, बैंड चौड़ाई और विशेषता गुणांक। यहां तक तो बच्चों बिल्कुल सेम है दोनों में। अगर सूत्र केवल डेफिनेशन लिखवाए तो ये सब मत लिख के आना, डेफिनेशन मैंने अलग से लिखवा दी है। फॉर्मूला प्रूफ करवाता है ना, तो यहां तक तो दोनों में बिल्कुल कॉमन है, इतना तो आपको लिखना ही है। इसके बाद बात करता हूं, अगर बैंड चौड़ाई का सवाल है ना, तो आप ऐसा करो, क्या इसको आप बच्चों 2 पाई f2 जमा सकते हो? ओमेगा का सूत्र क्या होता है? 2 पाई f। अब ओमेगा 2 है तो फ्रीक्वेंसी में 2 लगा दीजिए, और ओमेगा 1 है 2 पाई f1 इज इक्वल टू R अपॉन L। इन दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लें तो f2 माइनस f1 इज इक्वल टू R अपॉन L। तो बच्चों यहां से f2 माइनस f1 बच गया R अपॉन 2 पाई L। और आपको पता हो तो f2 माइनस f1 ही तो बैंड चौड़ाई है। तो जो बैंड चौड़ाई का सूत्र आया ना, वो आ गया R अपॉन 2 पाई L। ये भी बैंड चौड़ाई का सूत्र है। कई बार एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन में प्रूफ करवा लेता है बच्चों कि बैंड चौड़ाई को परिभाषित कर उसका व्यंजक प्राप्त करें या उसका व्यंजक व्युत्पन्न करें। तो व्यंजक क्या है पहले तो वो याद कर लो बच्चों आप, R अपॉन 2 पाई L, R बटे 2 पाई L। तो ये काम तो आपने जो यहां से और यहां तक किया है, किसके लिए किया है? बैंड चौड़ाई के लिए। अलग से इसको डब्बे में पैक कर लेना। मतलब बैंड चौड़ाई आती है तो आप इस स्टेप के बाद में ये चीज लिख दोगे। और अगर विशेषता गुणांक पूछा होता तो डायरेक्ट आंसर आता, आप याद करो Q गुणांक का सूत्र क्या था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले विशेषता गुणांक का सूत्र क्या बताया बच्चों? अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात, f0 बटे f2 माइनस f1, फिर 2 पाई का ऊपर नीचे गुणा भी किया था। तो आपको सूत्र याद हो तो ओमेगा 0, या इसको आप ओमेगा R भी लिख देना चाहो तो, वटे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही तो आता है। तो आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का डायरेक्ट मान जमा सकते हो यहाँ। तो जो Q गुणांक आएगा वो आ जाएगा ओमेगा नॉट बटे R बटे L, बटे R और बटे L कहाँ जाएगा? ऊपर। तो जो विशेषता गुणांक है उसका सूत्र कितना आएगा? ओमेगा नॉट L बटे R। देखना आपने, मैंने आपको हेडिंग स्टार्ट करने से पहले क्या कहा था कि इसमें दोनों सूत्रों का प्रूफ है। अगर
विशेषता गुणांक पूछता है तो आपको देखो यहां तक तो दोनों में कॉमन था ही, विशेषता गुणांक पूछता है तो ये 2 लाइन लिख देना, बैंड चौड़ाई पूछता है तो ये 3-4 लाइन लिख देना। एक बार आप ढंग से अब नोट कर लें इसको अच्छे से, सारी बातें समझने वाली थी। क्या अनुनादी आवृत्ति है, कौन सी बैंड चौड़ाई है, विशेषता गुणांक क्या होता है, और इनका सूत्र किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हाँ, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अब बाकी अपनी अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए चलो।